स्वागत है आपका इस विशेष बातचीत में, जिसमें हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड पर्सनालिटी को। जी हाँ, वो एक कलाकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, एक गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं और बाय प्रोफेशन एक फोटो जर्नलिस्ट भी हैं। जी हाँ, हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है दिलीप लोकरे जी। और दिलीप लोकरे जी इंदौर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के ख्यातनाम छायाकारों में गिने जाते हैं। तो सर नमस्कार है, बहुत स्वागत है आपका इस खास बातचीत में। नमस्ते बेटा, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लॉकडाउन का ये समय आपके लिए और बाकी सबके लिए भी बड़ा बिल्कुल स्मूथ जाए, आसानी से निकल जाए, यही दुआ करता हूँ। सर सबसे पहले हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी फोटोग्राफी की पत्रकारिता कैसे शुरू हुई और कब शुरू हुई, और आज आप जिस मुकाम पर हैं आप पत्रकारिता को कैसे देखते हैं, खास करके फोटो जर्नलिज्म, क्योंकि आपने उस दौर में फोटो पत्रकारिता शुरू की थी जिस समय मैनुअल पत्रकारिता होती थी और मैनुअल फोटोग्राफी होती थी, और आज इसका एक एडवांस फॉर्म सामने आया है। तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, और आपके क्या अनुभव रहे इसको लेकर। आपने पूछा कि मेरी फोटोग्राफी कैसे शुरू हुई और फोटोग्राफी के क्षेत्र में कैसे आया। दरअसल सीधे सीधे फोटोग्राफी के क्षेत्र में मैं पहली बार नहीं आया। मैंने फोटोग्राफी में ही आना चाहता था, ऐसा नहीं था। स्कूल के शुरुआती दिनों में, उन दिनों में बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले कोई होते नहीं थे, या हो सकता है कि एक साधारण परिवार का होने की वजह से वहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं था। इसलिए एक खोज थी, एक शोध के दौर में थे कि क्या करना है, ये करे वो करे वो करे, तो सब कुछ करने लगते हैं। कभी ये करके देख लिया, कभी वो करके देख लिया, कभी वो करके देख लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि रंगमंच और थिएटर में मेरी रुचि बहुत पहले से रही। वो करना चाहता था, लेकिन उसमें पैसे ऐसे थे नहीं। इंदौर जैसे क्षेत्र में नाटक करने से कोई पैसा नहीं मिलता था उस समय। तो तब लगा कि क्या करें। और इंदौर में उस वक्त श्री सुबंधु दुबे, जो मेरे बाद में फोटोग्राफी के गुरु भी बने, वो फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था और बहुत प्रसिद्ध थे वो। उन्होंने मुझे कहा कि फोटोग्राफी सीख लो। नाटक वगैरह करता ही था, तो उन्होंने कहा कि भी बेसिक चीज़ें तो तुम्हें पता ही है कि लाइटिंग कैसी होना चाहिए, कंपोजिंग कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हें पता है, तो फोटोग्राफी को तुम जल्दी सीख लोगे। तो इसलिए फोटोग्राफी सीखी, उन्हीं से सीखी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाई, और चूंकि फोटोग्राफी आने लगी तो प्रेस में या आकाशवाणी या टेलीविज़न यहाँ जाने की इच्छा बहुत थी। जब दैनिक भास्कर शुरू हुआ यहाँ, तो एक अवसर आया, वहाँ से निमंत्रण मिला कि दैनिक भास्कर में काम करना चाहोगे। लेकिन वो निमंत्रण फोटोग्राफी के लिए नहीं था। तब पेपर इंडस्ट्री में एक पेस्टिंग विभाग हुआ करता था, लेआउट डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उसमें पेज बनते थे। तो पेज डिजाइनिंग और पेज बनाने के लिए मुझे आमंत्रण मिला था कि आप आए, चाहे तो वो उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मौका है। मुझे किसी ऐसे ही क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी, चाहे वो आकाशवाणी हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे अखबार हो, या कोई सामाजिक ऐसा एनजीओ जिसमें कि लोगों से सीधे जुड़ा हो सके। तो मुझे लगा मौका अच्छा है, तो मैं दैनिक भास्कर में घुस गया एक तरह से, और उस लेआउट डिपार्टमेंट में काम करने लगा। लगभग 6-7 महीने मैंने दैनिक भास्कर में काम किया। इसी बीच में यहाँ फ्री प्रेस अखबार शुरू हुआ। तो वहाँ पे कुछ जगह थी खाली इसी लेआउट डिपार्टमेंट में, तो मुझे वहाँ बुलाया आया। पैसे कुछ वहाँ ज़्यादा मिल रहे थे, और पैसे का भी अंतर इतना था कि 50 या 60 रुपये ज़्यादा थे दैनिक भास्कर के मुकाबले। लेकिन 50-60 रुपये बहुत मायने रखते थे उस समय, इसलिए मैंने सीधे भास्कर की इस बिल्डिंग से फ्री प्रेस की उस बिल्डिंग में जंप कर लिया। एक गली है, एक बीच में रास्ते का अंतर है फ्री प्रेस और भास्कर की बिल्डिंग में। मैंने वो मौका ताड़ा और उधर से उधर चला गया। फ्री प्रेस में काम करते करते वहाँ जरूरत थी कुछ मिडवीक नाम की एक मैगजीन निकलती थी वहाँ साप्ताहिक, जिसमें फोटो बहुत अच्छे छपते थे। मैं उसमें कुछ फोटो देने लग गया।
इसके पहले भी नई दुनिया जैसे अखबारों में मेरे कुछ फोटो छपे हैं, कुछ लेखों के साथ, और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लेखक उसमें रेगुलर लिखते थे, वहाँ मैं फोटो देता था, वो छपते रहे। तो फिर इसमें धीरे धीरे उस कॉलम में मेरे फोटो छपना शुरू हुए, और उस छपने के दौरान ही वहाँ करीब 3 फोटोग्राफर काम छोड़ के चले गए एक एक करके। तो मुझे वहीं के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ऑफर दिया कि यार तू ये सब करता ही रहता है तो फोटोग्राफी क्यों नहीं करना शुरू कर देते, यहीं पर फोटोग्राफी करना शुरू कर दे। बहुत सोचा विचार किया और वहाँ पे फोटोग्राफी शुरू की। उस वक्त फ्री प्रेस में संपादक श्रवण गर्ग हुआ करते थे, वही मेरे फोटो पत्रकारिता के पहले गुरु भी। उन्होंने कहा यदि फोटोग्राफी करने में रुचि है, काम करने में रुचि है, तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ सीख जाओगे, और मन में इच्छा हो है। तो उनके मार्गदर्शन में फ्री प्रेस में मेरी फोटो पत्रकारिता शुरू हुई। उस वक्त डिजिटल कैमरे तो होते नहीं, लैब में सारा काम होता था। फिल्म पे फोटो खींचे जाते थे, फिल्म डेवलप की जाती थी, उसके प्रिंट बनते थे, उसके बाद फिर लिथ कैमरे से उस फिल्म की फोटो की फिल्म बन के उसके बाद वो अखबार में छपता था। बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लेंदी प्रोसेस था, और मुझे उस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन करने की चूंकि इच्छा थी, गर्ग साहब, SR सिंह साहब, दीपक शिंदे जी, अभिलाष खांडेकर जी जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिला। प्रकाश उपाध्याय मेरे उस समय डिपार्टमेंट के एक HOD हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया। ऐसे लोगों की मदद से धीरे धीरे मुश्किलें आसान होती चली गई, और फोटोग्राफी में एक मुकाम हासिल हो गया मुझे। जी सर, इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि वर्तमान पत्रकारिता में फोटो जर्नलिस्ट या फोटोग्राफी की कितनी संभावना रह गई है, और इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता वर्तमान हो, पहले की हो या बाद में जो भी आएगी, भविष्य में भी पत्रकारिता जब भी होगी तो फोटोग्राफी की अहमियत बनी हुई थी, बनी हुई है, तो बनी हुई रहेगी। निर्भर करता है कि काम किस तरह का किया जा रहा है। जो लोग फोटो पत्रकारिता कर रहे हैं उनका विजन क्या है, वो कितना सोचते हैं, उनका होमवर्क कैसा है, समाज की गतिविधियां और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर वो कितने जागरूक हैं, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। हाँ, ये जरूर है कि समय समय पर कुछ बदलाव आते जरूर है, लेकिन उन बदलावों के साथ यदि सामंजस्य बिठा लिया जाए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और फोटोग्राफी की अहमियत हर दौर में बनी रहेगी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। जी सर, हमने देखा है कि आप एक चित्रकार भी हैं, एक कलाकार भी हैं, कविताएं भी लिख लेते हैं, अभिनय भी करते हैं, और इतनी सुमधुर आवाज़ में गायन भी कर लेते हैं। तो इतनी सारी प्रतिभाएं, इतना सारा टैलेंट जो आपके अंदर है, जो आपने अब तक अपने अंदर संजो के रखा है, और ये सारी प्रतिभाएं आपके जीवन में क्या महत्व रखती हैं? और साथ ही हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी कितनी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। हालांकि विज्ञापनों में तो हम आपको देखते ही रहते हैं, और आपकी जो अपकमिंग एक्टिविटीज हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। आपने वैसे भी मेरे परिचय में बहुत कुछ कह दिया, कुछ ज़्यादा ही कह दिया बल्कि। देखिए, सारी कलाएं कर लेता हूँ, या सारी कलाएं सहज के कैसे रखता हूँ, ये सब सोचा नहीं कभी। भगवान का बहुत बड़ा उपहार रहा मुझे। ये सारे गुण पैदाइशी है, ये कह सकता हूँ, तो वो ईश्वर से ही मिले। हाँ, ये है कि कुछ मेहनत करके उसको थोड़ा सा तराशने का काम किया, वो दोस्तों यारों के साथ हुआ, वो उस क्षेत्र के गुरुओं के साथ बैठ के हुआ। ये जिज्ञासा हमेशा रही कि जो कुछ भी देखता था उसमें से कुछ न कुछ सीखने मिले, तो वो सीखने की कोशिश हमेशा करता रहा, वो अभी भी कर रहा हूँ। तो चाहे चित्रकारी करना शुरू की, कार्टूनिंग, मैंने अखबारों में कार्टूनिंग भी किया है। स्वदेश, दैनिक भास्कर, लोटपोट पत्रिका है, उस जमाने की बड़ी फेमस हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे निकलती थी, उसमें मेरे कार्टून भी प्रकाशित हुए हैं। इस्माइल लहरी जी जो भास्कर के कार्टूनिस्ट हैं, और आज देश ही नहीं विदेश में भी उनका अच्छा खासा नाम है। हम लोगों ने लगभग साथ ही में कार्टूनिंग करना शुरू किया था। वो बाद में उसी क्षेत्र में गंभीरता से आगे बढ़े, तो मैं फोटोग्राफी की तरफ मुड़ गया। तो कार्टूनिंग की, चित्रकारी की, फिर लगा कि नाटकों में कुछ छोटे मोटे गाने गाने की जरूरत पड़ती थी। अभिनय करने के दौरान तो मुझे लगा कि अपन थोड़ा बहुत गा भी सकते हैं, तो वो शौक भी पूरा करना शुरू किया। लेकिन ये सभी चीज़ें अपने स्वार्थ सुखाए के लिए करी। जो कुछ भी किया,
मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बेहतर लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है उसमें, इसलिए किया। तो वो लोग दूसरे लोग जब वो चीज़ें देखते थे तो उनको भी उसमें अच्छा लगता था, वो तारीफ़ करते थे। तो हो सकता है कुछ लोगों ने झूठी तारीफ़ भी की हो, लेकिन उस तारीफ़ से हिम्मत बढ़ी, मनोबल बढ़ा और उन कलाओं की ओर थोड़ा-सा और आगे बढ़ने की एक ताकत मिली। सर, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले 2 दिनों में 2 बेहतरीन अदाकारों को खोया है। तो बतौर कलाकार होने के नाते, एक अदाकार होने के नाते आप उन कलाकारों को किस प्रकार याद करते हैं? जी, सही कहा आपने कि पिछले दिनों में 2 बहुत बड़े कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के आदरणीय इरफान जी और ऋषि कपूर जी का निधन हुआ। बड़ा नुकसान तो है, क्योंकि किसी भी एक कलाकार को तैयार होने में वर्षों की तपस्या होती है, वर्षों की मेहनत होती है उसके पीछे। तो अचानक और जिस उम्र में ये गए, उस उम्र में चले जाना निराशाजनक है, दुखद है, क्योंकि इनमें अभी भी आगे कई वर्षों तक काम करने की कुव्वत थी और वो बहुत अच्छा कुछ काम हमें और दे सकते थे, दिखा सकते थे। लेकिन देखिए, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, किसी के आने से दुनिया समृद्ध भले ही होती है। तो इसके पहले भी बहुत बड़े-बड़े कलाकार गए हैं, लेकिन उनका स्थान लेने के लिए दूसरे कोई न कोई कलाकार आए ही हैं और वो क्षेत्र हमेशा समृद्ध रहा। उस जगह की भरपाई बहुत जल्दी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये भरपाई भी बहुत जल्दी होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमिताभ बच्चन जी को देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है और लगता है कि जो भी ये कलाकार कम उम्र में गए हैं, शायद उन्होंने अपने साथ न्याय नहीं किया, अपने शरीर के साथ न्याय नहीं किया। अमिताभ जी जिस तरीके से अभी भी काम कर रहे हैं, इस उम्र में कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि इस तरह का जज्बा होना चाहिए और वो जज्बा ही शायद एक ऊर्जा अंदर से देता है कि हमें लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है और हमारे शरीर को भी शक्ति मिलती है, ज़्यादा जीने का एक हौसला मिलता है। और इंदौर में अभी लॉकडाउन चल रहा है और संभव है कि आगे बढ़ जाएगा। तो इंदौर के आपके प्रिय शहरवासी जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपकी राय मानते हैं, जो आपका सम्मान करते हैं और जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन भी बढ़ गया तो मुश्किलें तो हैं। अभी तक भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना सभी लोगों ने किया है, आगे भी करना होगा। हम आप जैसे लोग तो फिर भी काफ़ी अच्छी परिस्थिति में हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं। लेकिन जो रोज़ कमाकर खाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, वो दिक्कतें हैं और मुझे लगता है कि सरकार भी इसके बारे में अच्छे से जानती है, उसको लेके चिंतित है। ये ज़रूर है कि उनके प्रयास पूरी तरह से उतने सफल नहीं हो पाते जितने वो चाहते हैं, तो इसीलिए सामाजिक संस्थाएं और कई व्यक्ति अपने अपने निजी तौर पर भी उस तरीके से मदद कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक मदद पहुंच जाए, वो भूखा न रहे। लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन यदि बढ़ गया तो मुश्किलें और बढ़ेंगी, एक निराशा बढ़ेगी हर व्यक्ति के मन में। वो निराशा बढ़ेगी तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको जिसमें बहुत आनंद आता है, वो सब कुछ करें। उसमें उम्र का बंधन न पालें, उसमें शर्म छोड़ दें, उसमें लाज छोड़ दें। किसी से कोई हिचकने की ज़रूरत नहीं। जो आपको लग रहा है अच्छा, वो सब करो, ताकि आपको एक ऊर्जा मिलती रहेगी, आप में निराशा नहीं आएगी। निराशा नहीं आएगी तो अच्छे से अच्छा समय जल्दी आएगा, बुरा समय कट जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे और आपके साथ रूबरू थे दिलीप लोकरे जी, जिनसे एक खास बातचीत आज हमने की। तो अब तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।